हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, है ना। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम लोग देखेंगे। अभी भी हमारा बेलेनोग्लॉसिस ही चल रहा है। बेलेनोग्लॉसिस जो है ना, कैसा होता है उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मतलब उसका बाह्य आकार की। आप इस डायग्राम को देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, बेलेनोग्लॉसिस का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आगे वाला भाग जो है वो प्रोबोसिस है, बीच वाला यह कॉलर है ना। और ये जो है ये ब्रैंकियल रीजन है, हाँ। और ये क्या है, ट्रंक है। और ये उसका जेनेटियल विंग्स विथ जेनेटियल पोर, मतलब जेनेटियल विंग के साथ जेनेटियल पोर जो है वो प्रेजेंट है। और ये क्या है, मिड डॉर्सल रीड, मतलब मिड पोजीशन पे डॉर्सल रीड जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यह हिपेटिक सीका है ना। और ये हिपेटिक रीजन है। पहले यहाँ पे सीका दिख रहा है जो बाहर की ओर फैला हुआ है, और ये क्या है, हिपेटिक रीजन है। ये क्या है, बेलेनोग्लॉसिस, और ये उसका एनस है, ठीक है। तो बेलेनोग्लॉसिस का अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बोलेगा तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। बेलेनोग्लॉसिस में ही जो है रीजनरेशन का पावर जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो बेलेनोग्लॉसिस का एक्सटर्नल देख लें मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर से कैसा दिखता है, तो लॉन्ग होता है, सॉफ्ट होता है, और वर्म लाइक होता है, सिलेंड्रिकल होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर से 3 फीट तक लंबा हो सकता है। डिफरेंट जो इसकी जाति है उसमें अलग अलग इसका मेजरिंग जो है वो हो सकता है। लाल या नारंगी रंग का स्पॉटेड होता है बॉडी जो है ना। कुछ जो है बॉडी में स्फूर्दीप्त होती है, मतलब उनको इल्यूमिनेशन का पावर होता है, चमकता है बॉडी, है ना। और बाहर कंकाल जो है और एक्सटर्नल अपेंडेजेस का अभाव होता है। शरीर को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखना। प्रोबोसिस है, कॉलर है, ट्रंक है, ठीक है। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक याद रखिएगा बच्चों। प्रोबोसिस जो है शरीर का आगे वाला भाग होता है जो कि कोनिकल होता है, मस्कुलर होता है। और प्रोबोसिस पोर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। प्रोबोसिस सिलोम द्वारा बाहर की ओर इस ये पोर्स में ओपन होता है ना। तो प्रोबोसिस पोर भी इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोबोसिस में। और कुछ जो जातियाँ हैं उनमें ब्लाइंड उसमें समाप्त होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे है सम टाइम जो है, आप इसको प्रोबोसिस पढ़ लिए, उसके बाद में आ जाएंगे कॉलर जो है ये प्रोबोसिस के जस्ट पीछे वाला मस्कुलर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, जिसके आगे का भाग जो है वो कीपनुमा कोलेरेट याद रखना, कोलेरेट होता है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोबोसिस स्टाक को ढके रहता है ना। तो कोलेरेट के अधर तल पे कोलरेट जो है उसके अधर तल पर यहाँ पे एक चौड़ा छिद्र जो है जिसको हम माउथ कहते हैं। माउथ में माउथ कैविटी या मुख गुहिका प्रेजेंट होती है, जो कि उभार गर्त या है ना। और 2 कॉलर कैविटीज़ भी होती हैं, डॉर्सल और वेंट्रल, है ना। मिसेंट्रीज के द्वारा यहाँ पर एक दूसरे से पृथक होता है, सेपरेट होता है। प्रोबोसिस सिलोम में कॉलर कैविटीज़ जो है कम्प्लीटली वृत्ताकार संकीर्णन यहाँ पे पृथक होता है ना। और प्रोबोसिस कॉलर जो है, प्रोबोसिस प्रगुहा कॉलर कैविटीज़ दोनों में संयोजी ऊतक के स्ट्रैंड्स होते हैं, ताकि उनके कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्ट करने के लिए, है ना। और जिसके कारण ये कैविटीज़ जो है स्पॉन्जी होती हैं, ठीक है। ट्रंक कैसा होता है, शरीर का मुख्य भाग होता है जो कि पीछे की ओर पतला होते जाता है, टैपरिंग होता जाता है ना। और शरीर की संपूर्ण लंबाई में ये पीछे मध्य पृष्ठ और मध्य पृष्ठ तलों पे एक एक रिच के जैसा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अग्रभाग जो है वो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, धड़ की बात कर रहे हैं। धड़ के अग्रभाग में ब्रैंकियोजेनेटल रीजन प्रेजेंट होता है ना, जो कि दोनों ओर गिल पोर्स के यहाँ पे लाइंस होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की भी जो पक्तियाँ हैं या रो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद का जो भाग है हिपेटिक रीजन होता है। हिपेटिक रीजन हरे रंग का होता है, जहाँ पे हिपेटिक सीका प्रेजेंट होता है ना। और उसके बाद लास्ट वाला जो भाग है उसे एब्डोमिनल या कॉर्डल रीजन कहते हैं, ठीक है, जो कि धीरे धीरे पतला होता जाता है और लास्ट में अनस में ये क्लोज होता है। तो धड़ का अंतिम भाग जो है वो खंडयुक्त होता है, लेकिन ये सेगमेंटेशन में डिफरेंशिएट नहीं होता है। धड़ या ट्रंक सिलोम के दोनों जो सिलोम है वहाँ पे लेटरल जो सिलोम है उसमें विभाजित होती है। और क्लोज कैविटीज़ जो हैं वो वर्टिकल बैंड से पृथक होते हैं। बॉडी की जो वॉल है वो कैसी रहती है, 2 लेयर होती है। बॉडी की वॉल 2 लेयर से बनी होती है, एपिडर्मिस और भीतरी जो मस्कुलर होती है, एपिडर्मिस, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो एपिडर्मिस में कौन कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस में होगा सिलिएटेड होगा, ग्लैंड्यूलर होगा, ठीक है, रेटिकुलेट होगा, मलबेरी सेल्स होगा। ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये सब इनकी बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोबोसिस और कॉलर वाले भाग की जो बॉडी वॉल की एपिडर्मिस में इसके अलावा आपका न्यूरो सेंसरी सेल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूरो सेंसरी मतलब न्यूरॉन्स के लिए, एक्टिवेशन के लिए, जो बॉडी के नर्वस सिस्टम को यहाँ पे
नर्वस सिस्टम का फंक्शन जो है यहाँ पे परफॉर्म होता है ना, कि नर्वस सिस्टम क्या काम कर रहा है। तो पेशी न्यास जो है, पेशी न्यास मतलब मस्कुलेचर कैसा रहता है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो है पेशियों का लेयर होता है, बाहरी पतला वृत्ताकार होता है ना, सर्कुलर मसल होता है, और अंदर वाला जो है लॉन्गिट्यूडनल या रेडियल प्रकार का मसल लेयर जो है वो होता है। तो प्रोबोसिस और इसके भाग में पतला जो है जो लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो प्रोबोसिस और प्रोबोसिस सीलोम के यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो धड़ वाले भाग में अनुदैर्ध्य पेशियाँ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, है ना। और सीलोम कैसा रहता है, बेलेनोग्लोसिस का जो सीलोम है ये ट्रू सीलोमिक एनिमल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रोबोसिस और कॉलर और 2 कॉलर गुहा और ट्रंक में 2 धड़ गुहा होती है, मतलब बीच में एक सेप्टम के थ्रू वो डिवाइड रहता है ना। तो ये कुछ इस तरह से इनको आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने अभी पढ़ा बेलेनोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस कहाँ रहता है, कैसे बरो फॉर्मेशन करके रहता है, बेलेनोग्लोसिस का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हो सकता है ये शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ना, समय का ख्याल रखना।